2019 के रण में विजय के लिए बिसात सज रही है। सियासी चालें चली जा रही है और उसका मकसद है वोटरों को अपने पाले में कर केंद्र की सत्ता की राह सुगम बनाना। अगले आधे घंटे में हम बिहार और झारखंड के साथ ही देश भर की सियासी हलचलों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 का महाभारत। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। मोदी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को निशाने पर लिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए आज मिशन साउथ पर हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गंचूर, कर्नाटक के रायचूर और तमिलनाडु के तिरुपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी का विरोध भी हुआ। आंध्र प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के सनराइज का वादा किया था, लेकिन अपने सन को ही राइज करने में लगे रहे। ऑयल रिजर्व जिन लोगों ने देश को धुएं में जीने के लिए छोड़ दिया था, वो अब देश में झूठ का धुआं फैलाने में जुटे हैं। झूठ की बुनियाद पर महामिलावट का खेल खेलने में लगे हैं। संगत का असर ये है कि यहां के मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। उन्होंने वादा किया था कि आंध्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न अराउंड करूंगा, लेकिन खुद ने ही यू टर्न ले लिया। अमरावती के नवनिर्माण का वादा किया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण में खुद लगे, खुद के पुनर्निर्माण में लग गए हैं। आंध्र प्रदेश के सनराइज का वादा किया था, लेकिन अपने सन SON अपने सन को ही राइज कराने में जुट गए हैं। वहीं तमिलनाडु के तिरुपुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के मित्र बहुत मजेदार हैं, वो सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं, उनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। I bow to the land of Tirupur. This land stands for bravery. It is the land of Tirupur Kumar, who sacrificed his life for the national flag. This land belongs to Dhiran Chinnamalai. पीएम मोदी ने कर्नाटक के रायचूर में भी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस पर जमकर हमला बोला। आज आप देश के गांवों और शहरों के उन 1.5 करोड़ लोगों में टैक्स कटौती की सीमा को अभी से 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे हुबली धारवाड़ के कर्नाटका के लाखों युवा साथियों को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि अधिकतर युवा इसी इनकम ग्रुप में आते हैं। तय की गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक साथियों को औसतन 100 रुपये तक का मामूली अंशदान हर महीने देना पड़ेगा।
जितना पैसा मेरे मजदूर भाई बहन अपने पेंशन खाते में जमा कराएंगे, उतना ही पैसा केंद्र की सरकार भी उनके पेंशन खाते में जोड़ेगी साथियों, और बाकी बिचौलियों की जेब में चले जाते हैं। साथियों, इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। इसलिए आपका ये प्रधान सेवक देश के लगभग इस बार बीजेपी पूर्वोत्तर और साउथ के उन राज्यों में ज्यादा फोकस कर रही है जहां कमल को खिलने में वहां की क्षेत्रीय पार्टियां सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस बार बीजेपी ने पूर्वोत्तर की 20 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि दक्षिण में भी 30 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आज का दिन यूपी की सियासत के लिए अहम दिन है। आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर पहुंच रही हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। राजधानी पहुंचते ही रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगी। करीब 25 किलोमीटर लंबा ये सफर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों से गुजरेगा, जिसके लिए ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था की गई है। लखनऊ आने से पहले प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। क्या कहा है प्रियंका ने, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हूँ। कल आप सबसे मिलने के लिए मैं लखनऊ आ रही हूँ और मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे। मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमज़ोर व्यक्ति, सबकी आवाज़ सुनाई देगी। आइए मेरे साथ मिलकर इस नए भविष्य, इस नई राजनीति का निर्माण करें। धन्यवाद। प्रियंका गांधी से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो लोग राजनीति को करीब से देखते हैं उनकी माने तो प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा तो होगा। 1998 में सोनिया गांधी के साथ श्री पेरम्बदूर में चुनावी मंच पर नजर आई थी प्रियंका। इस दौरान उन्होंने एक छोटा सा भाषण भी दिया था, जिसके बाद साल 1999 में भी वो एक चुनावी मंच पर कांग्रेस उम्मीदवार सतीश शर्मा के लिए प्रचार करती नजर आई, जहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया और साबित कर दिया था कि वो राजनीति के लिए एकदम फिट हैं। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी मारी है, वो कभी आपकी तरफ निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकता। 2009 में हुए चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा जवाब दिया था जो उस वक्त की सुर्खियों में छाया रहा। इसके अलावा 2014 के चुनाव में भी प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच तीखी चुनावी बहस हुई। साल 2017 में सपा कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन में भी प्रियंका गांधी का अहम रोल रहा। समय समय पर प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के शोर उठ रहे थे, लेकिन प्रियंका ने उन सभी आवाजों को गंभीरता से नहीं लिया। 3-4 साल पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में न आने की 2 वजहें मानी जाती थी। पहला ये कि वो अपनी निजी जिंदगी में किसी तरह का दखल नहीं चाहती थी। दूसरा ये कि अगर प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल गांधी से पहले आ जाती तो शायद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले एक बड़ा धड़ा ये बात चाहता कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत दर्ज की, जिससे साफ हो गया कि राहुल गांधी भी कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। इसके बाद ही उन्होंने राजनीति में आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, ताकि देश में ये संदेश न जाए कि डूबते राहुल को जिताने के लिए प्रियंका को राजनीति में लाया गया है। राजनीतिक पंडित प्रियंका गांधी को कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस का इसे सबसे बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू आज दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग पर उनकी भूख हड़ताल है। नायडू आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आंध्र भवन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल से पहले उन्होंने दिल्ली में राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। भूख हड़ताल के बाद वे 12 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है। अभी भी गुर्जर समाज ने पटरी पर अपना डेरा डाले हुए है। रिपोर्ट देखिए। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय लगातार चौथे दिन भी ट्रेन की पटरियों पर बैठे हैं। आंदोलन के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। रेलवे ने दर्जनों गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया है। गुर्जर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पटरियों पर बैठे हैं। गुर्जर नेताओं का कहना है कि जब तक 5% आरक्षण का ऑर्डर नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो सारे राजस्थान में होना, धौलपुर में भी होगा और हो रहा है। उन्होंने जाम लगाने की कोशिश की। प्रोवोकेशन वाज फ्रॉम द पुलिस साइड। तो नेचुरली छुटपुट घटनाएं तो हो ही जाती हैं। मैंने उनको बता दिया शांति से रहें और इसके साथ ही मैं पुलिस से कह रहा हूं कि वो प्रोवोकेटिव स्टेप्स न लें। आंदोलन को लेकर सरकार भी सजग नजर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने आंदोलन को लेकर फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस, डीजीपी सहित तमाम अफसरों के साथ सीएम गहलोत ने बैठक की। गहलोत ने कहा कि गुर्जर नेताओं के साथ बात के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। साथ ही सीएम ने सबसे शांति की अपील की है। बैतला जी ने भी अपील करी है कि शांति बनाए रखे सभी लोग। आंदोलन करना अलग बात है, पर ट्रेन की पटरियों पर बैठना मैं समझता हूँ कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है। और वार्ता के लिए द्वार खुले, सरकार की कमेटी बना दी गई मंत्रियों की। मैं समझता हूँ उनको खुद को आगे आके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और किसी प्रकार के अफवाहों से बचने की अपील की है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड में है। आंदोलनकारियों द्वारा जो पुराने वीडियो हैं, जो 2007-8 के जो आरक्षण के आंदोलन के दौरान के जो वीडियो हैं, उनको बार बार दिखाया जा रहा है। उनको लेकर लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो इस दौरान का कोई भी इस तरह का घटना नहीं हुई है। अभी तक धौलपुर की घटना को छोड़कर सभी जगह शांति है। केवल 3 जगहों पर रास्ते रुके हुए हैं। बहरहाल आंदोलन के बीच आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि गुर्जर समाज और सरकार के बीच बातचीत पटरी पर कब आ पाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। पटना में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सवर्ण आरक्षण को लेकर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं। आप सीधे तरीके से दीजिए, जायज तरीके से दीजिए, नहीं तो उंगली टेढ़ा करके भी हम लोग लेना जानते हैं। लेकिन हम लोग विरोध नहीं कर रहे स्वर्णों का। मेरा मानना यह है कि स्वर्णों में भी गरीब है गरीब, लेकिन ये जो आरक्षण जो 10% जो दिया गया है। झारखंड में महागठबंधन की गांठ अभी से कमजोर पड़ती दिख रही है। वाम दलों ने कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं और 14 में 4 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोककर महागठबंधन को अपनी नाराजगी का भी एहसास करा दिया है। महागठबंधन में शुरू हुआ घमासान। चुनाव भी नहीं हुआ और महागठबंधन में महाघमासान शुरू हो चुका है। इससे साफ होता है कि लोगों को देश और राज्य के लोगों की, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेफ्ट की महागठबंधन को लेकर ललकार।
सीटों के बंटवारे में लेफ्ट को किया गया लिफ्ट। झारखंड में महागठबंधन को वाम दलों ने ललकारा है। वाम दल सीटों के बंटवारे से खुद को अलग किए जाने को लेकर आहत है और इसी को लेकर वाम दलों ने 4 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो हमने तय किया है कि सीपीएम राजमहल लड़ेगी, सीपीआई हजारीबाग लड़ेगा, कोडरमा जो है माले लड़ेंगे और धनबाद में हम लोगों ने कहा है कि मासस को लड़ना चाहिए, वो मासस की सीट रही है। वाम दलों के नेता महागठबंधन को धोखेबाज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वाम दलों ने कांग्रेस और जेएमएम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन जब संसद में जगह देने की बात आई तो किसी ने वाम दलों को आवाज तक नहीं दी। भाजपा विरोधी ताकतों की जिम्मेवारी है कि वो माले के साथ आए, साथ दें। वामपंथ एकदम बाद हो जाएगा, इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि संसद में वामपंथ का रहना बहुत जरूरी है। ये जो नई उदारीकरण की नीतियां हैं, इसके खिलाफ सशक्त आवाज उठाने के लिए वाम दलों का भी संसद में पहुंचना जरूरी है। कोडरमा से माले के संभावित उम्मीदवार राजकुमार यादव ने दावा किया है कि इस सीट पर महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी कभी नहीं जीत सकते। कि जमीनी हकीकत पर यह गठबंधन नहीं हुआ है। ये जमीनी हकीकत पर भाजपा को हराने के लिए होती तो माले के साथ ये गठबंधन करना चाहिए था। बता दें कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट पर भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव 2,20,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के रविंद्र राय से राजकुमार यादव तब हारे थे जब देश में मोदी लहर उफान पर था। इन सब के बीच बीजेपी वाम दलों के महागठबंधन से बगावत पर मजे ले रही है। महागठबंधन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कभी सफल न हुआ है न आगे होगा। हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर काम करने वाली पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीजेपी को हराने के मकसद से महागठबंधन की नींव हर जगह रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन झारखंड में ये नींव वाम दलों की बगावत से कमजोर होती दिख रही है। भाजपा मुक्त आंदोलन की तमाम लड़ाइयों में महागठबंधन अब तक वाम दलों को अपना पुराना साथी बताता रहा है, लेकिन जब सीट बंटवारा हुआ तो वाम दल किनारे कर दिए गए। लिहाजा वाम दलों ने अपनी नौका पर खुद सवारी करने का फैसला लिया है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। मिशन 2019 को लेकर जेएमएम रेस है। पार्टी की ओर से 5 प्रमंडलों में झारखंड संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन खुद इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कल इस संघर्ष यात्रा का कारवां हजारीबाग पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद हेमंत सोरेन ने चरही में एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर वार किए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत नाको चने चबाने जैसा होगा। प्रतीत होता है कि अब लोगों को परिवर्तन चाहिए। लोकसभा में तो इनको जाना तय है बहुत जल्दी से, चाहे वो कुछ भी कर लें। 17 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी हजारीबाग के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी नवनिर्मित हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज सहित योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने अटल भवन स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी। इस पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। देश की तरक्की के लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ही सही विकल्प है। अगर महागठबंधन को वोट दिया जाए तो इससे देश का सिर्फ सत्यानाश होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूपीए सरकार के समय ना विकास हुआ, ना देश का उत्थान हुआ, उसको फिर हम लोगों को एक बार सामना करना पड़ेगा। और इसलिए ये धर्म युद्ध है कि हम लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताए। धर्म युद्ध का संज्ञा दिया गया है। कर्म युद्ध, पहले कर्म युद्ध तो कर ले, लोग कर्म तो कर ले ढंग से। कर्म ही ठीक नहीं होगा तो धर्म कहां से कर पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।